हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार द EDU24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अभी साइंस का सीरीज लेकर के चल रहे थे और उसी में हम इस सीरीज में 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं और अब 21वें क्वेश्चन से चलेंगे। इसके पहले हम कुछ और बता देते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, जेई का हो रहा है और आगे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जेई में 30 नंबर का पूछ रहा है, टेक्नीशियन में 40 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि हमको टीआरई के लिए पढ़ना है या सीजीएल के लिए पढ़ना है या एईडीओ के लिए पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और एक बात और, नोट बुक और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और जो जो बताया जाएगा उसको लिखिएगा। लिखने से ज़्यादा लाभ होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब जो खाने वाला सोडा होता है ना, घर में जो पकवान इस सब में डलाता है, मीठा सोडा उसको बोलते हैं। उसी का सूत्र यहाँ पूछा गया है, तो उसका हो जाएगा सोडियम बाई कार्बो सोडियम बाई कार्बो। ठीक है, और देख लीजिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, NaHCO3। ये इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, साफ करने में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा Na2CO3 10H2O तो याद रखिएगा। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो NaOH को भी याद रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, यानी नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है वो होता है सिरका में। तो होता है सिरका में। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध दही। ठीक है, दूध दही में। और टार्टरिक अम्ल जो होता है वो होता है इमली में। किसमें होता है? इमली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। बोला गया कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था पहले भी और आज भी बता देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओ सियाल। ओ सियाल। ओ सियाल हे क, ऐसे देखिएगा। ओ सिया, ऐसा ही से हो गया सिलिकॉन, पूरा को मिला देंगे तो सियाल हो जाएगा। ओ सियाल फे क ना। ऐसे हो गया, एल से हो गया एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन। और इसका मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा क्या? फेरम, यानी लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम। ये हो जाएगा आपका सोडियम। हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ये अगर याद रखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और अगर इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता है तो जीवन में कभी नहीं छूटने वाला है। ये ट्रिक याद रखिएगा। ओ सियाल फेंकना, ओ सियाल फेंकना। ओ से हो गया ऑक्सीजन, एस आई से हो गया सिलिकॉन, एल से हो गया एल्यूमिनियम और एफ ई से हो गया फेरम यानी लोहा और सी ए से हो गया कैल्शियम और एन ए से हो गया सोडियम। यहाँ क्या पूछा गया था कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है। कौन आया सबसे पहले? ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है
हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ, कठोर जल में किसके लवण होते हैं? तो कठोर जल जो होता है उसमें ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। कठोर जल में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। सोडियम के बारे में पता है, सोडियम जो होता है वो मुलायम धातु होता है, इसको चाकू से भी हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मुलायम धातु है, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। साथ में क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है वो जल को साफ करने में, जल के शुद्धिकरण में इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। हाँ, एक बात और, सोडियम को जो है, सोडियम अति क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसके वजह से इसको जलने से बचाने के लिए इसको कहाँ रखते हैं? मिट्टी तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। बोला गया कि सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ऑक्सीजन का यूज दहन के लिए, कोई भी पदार्थ जल रहा है किसके वजह से? ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा नहीं जला पाएंगे, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में जो मवेशियों का वीर्य होता है, सीमेन होता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। किसमें? नाइट्रोजन में। साथ में नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में, वायुमंडल में 78% है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%, यानी सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है लगातार। हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग आवारा कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आगे है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। बोला गया कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़े के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ा का जो अध्ययन होता है इसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, ओके, एंड अरस्तु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है, पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी जो होता है मत्स्य विज्ञान होता है, इसमें मत्स्य का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी में भी चढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो होता है ओ निगेटिव। क्या होता है? ओ निगेटिव, यानी यहाँ नहीं है ओ निगेटिव, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा ओ निगेटिव। क्या याद रखिएगा? ओ। ऐसे इसका आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी ओ हो जाएगा। डी में क्या है? ओ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि और आपको घुमा फिरा के पूछता है या टफ करता है तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो याद रखिएगा ओ निगेटिव जो होता है, ओ निगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया आपका सर्वदाता। क्या हो गया? सर्वदाता, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे ए बी पॉजिटिव, यहाँ तो ए बी दिया है ना, लेकिन ए बी पॉजिटिव याद रखिएगा। ए बी पॉजिटिव जो होता है, ए बी पॉजिटिव, ये जो होता है सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही क्या होता है? सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, यह किसी से भी ले सकता है, यह किसी से भी ब्लड को ले सकता है। और ब्लड ग्रुप का खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन। बोला गया कि एक स्वस्थ मानव का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में अगर पूछता है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दिया है फारेनहाइट में, किसमें दिया है? फारेनहाइट में। अगर आपसे पूछेगा सेल्सियस में, इसमें सेल्सियस में, सेल्सियस में अगर पूछता है तो इसका याद होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर केल्विन में पूछता है, किसमें? केल्विन में अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा 310 केल्विन, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। आगे है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है?
पूछा गया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए हमारा जो गम्स होता है, दांत के नीचे जो गम्स होता है वो क्या होता है, कमजोर होने लगता है, उससे ब्लड आने लगता है, ये विटामिन सी के वजह से होता है। ठीक है, विटामिन सी के वजह से होता है। और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग। यू हैव टू सी हियर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन रिकेट्स। तो रिकेट्स किसके वजह से होता है, विटामिन डी के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से। इसमें हड्डियां कमजोर होने लगता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रतौंधी के बारे में, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, विटामिन ए के कमी से। रात में जो है ना आपको दिखाई नहीं देगा, रात में आपको दिखाई मतलब अच्छा से दिखाई नहीं देता है। बेरी बेरी का अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी के कमी से। किसके कमी से, बी के कमी से। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन। बोला गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये आपको मिलता है कान में। किसमें मिलता है, कान में। इसका नाम है स्टेप्स। क्या है, स्टेप्स। कान में मिलता है और इसका नाम क्या है, स्टेप्स। क्या नाम है, स्टेप्स नाम है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी का बात कर दिया, लेकिन अगर सबसे लंबी हड्डी का बात करेगा तो जांघ। कहाँ मिलता है, जांघ में। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सबसे लंबी हड्डी, इसी को हम लोग अस्थि कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि। कहाँ मिलता है, जांघ, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी। इसको अंग्रेजी में हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज, कहा गया कि एक वस्तु तब तक विराम में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, हम गेंद को फेंक दिए, ठीक है ना, गेंद को फेंक दिए, अगर गेंद पे अलग से फोर्स नहीं लगता ना तो गेंद कभी रुकवे नहीं करता। तो कहाँ से फोर्स लगता है गेंद पे, धरती जो है ना वो घर्षण बल लगाती है, फ्रिक्शन जो लगाती है। ठीक है ना, तो वही है, यदि वस्तु विराम में है तो विराम में, गतिशील है तो गतिशील तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यहाँ पे वही कहा है, ये आपका जो है न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का क्या है, पहला नियम है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। न्यूटन के दूसरा गति से हमको मिलता है F बराबर ma। क्या मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा, F बराबर ma मिलता है न्यूटन के दूसरा गति से। तृतीय गति जो है ये आपका जो है रॉकेट, ये सब जो हम लोग छोड़ते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है वही होता है तीसरा में। ये ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एसआई यूनिट पूछा है, बल का एसआई यूनिट। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ये जूल किसका होता है, कार्य का, उष्मा का। कार्य हो गया, उष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया, ध्यान में रखिए। ये सब क्या है, इसको हम लोग वर्क कहेंगे, हीट कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। ठीक है, न्यूटन हो गया इसका। वाट जो होता है वो क्या किसका होता है, विद्युत शक्ति का, विद्युत। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पास्कल जो हो गया वो किसका होता है, दाब का। क्या होता है, दाब का। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी ध्वनि जो है वो कहाँ किससे नहीं चल सकती है। ध्वनि को अगर चलाना है, ध्वनि को हमको अगर सुनना है तो उसके लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम। ठीक है, माध्यम अगर नहीं रहेगा तो आप ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। जैसे चंद्रमा जो है वहाँ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है, नहीं सुन पाते। क्यों, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ गमन नहीं कर सकते, तो माध्यम चाहिए ना, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। यहाँ पूछा गया कहाँ नहीं कर सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, निर्वात में। कहाँ नहीं कर सकता है, निर्वात।
निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वायु भी, ठीक है। इसमें सबसे तेज गति से चलेगा, इस्पात में ठोस है, ठोस में सबसे तेज गति से, द्रव में उससे कम, और गैस में गैस हवा क्या है, गैस है ना, गैस में सबसे कम स्पीड से चलता है ध्वनि। कहाँ नहीं चलेगा, निर्वात में। ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए ही। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहा गया कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं, बैरोमीटर से। इसी में बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने लगता है, ध्यान में रखिएगा। और थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मापता है, तापमान। हाइग्रोमीटर जो है वो क्या मापता है, आर्द्रता, आर्द्रता जो होता है, हवा में जो आर्द्रता होता है ना, नमी जिसको कहते हैं, उसको मापने का काम करता है। एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति को मापता है, हवा के गति को, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है, एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है, क्या होता है प्रतिरोध, वो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और फिर समझा देते हैं, ठीक है। आर बराबर होता है रो एल बाई, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। अब यहाँ समझ लीजिए, आर क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। आपका ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, रो बोलते हैं, रो बोलते हैं। और तो हम लोग बोल दिए रो, रो। और रो जो होता है वो प्रतिरोधकता को दिखाता है, तो दिखाता है प्रतिरोधकता, यानी रेसिस्टिविटी। किसको दिखाता है, रेसिस्टिविटी को दिखाता है। एल जो होता है वह चालक की लंबाई को दिखाता है, तो दिखाता है चालक की लंबाई को, ठीक है। और ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाता है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाता है। किसको दिखाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाता है। अब समझ लीजिए यहाँ क्या पूछा गया कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। अब देख लीजिए यहाँ यही ना प्रतिरोध है ना। अब देख लीजिए रो पे निर्भर कर रहा है, यहाँ क्या है, लंबाई है, तो लंबाई पे निर्भर करेगा। यहाँ क्या है, एरिया है, एरिया पे निर्भर करेगा। और एक बात और समझ लीजिए, पदार्थ जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर लोग चाहता तो वो जो पावर वाला होता है तार, वो अभी एल्युमिनियम का यूज होता है उसका लगभग, अगर चांदी का यूज करेगा तो चुरा लेगा लोग, ठीक है। प्रतिरोध उसमें 9 के बराबर होता है, तो बिजली ज़्यादा जाता, अधिक मात्रा में जाता है ना। प्रतिरोध क्या करता है, बिजली को रोकता है ना। तो वहाँ पे ये समझिएगा कि पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। अगर हम चांदी का तार लेते हैं तो उसमें बिजली जल्दी जल्दी जाएगी, कैसे जल्दी जल्दी जाएगी, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम है। और एल्युमिनियम का लेंगे तो उससे कम जाएगी, धीरे धीरे, उसके अपेक्षा धीरे धीरे जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम में प्रतिरोध ज़्यादा है। तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये उतार लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में तक ये पूछबे करता है एकदम। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। बोला कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो घर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये आयनिक यौगिक है, क्या है, आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं, जो धातु और अधातु से मिलकर बनता है। सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। धातु और अधातु से मिलकर जो यौगिक बनता है उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, साधारण नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में जानते हैं। तो हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। यू हैव टू सी ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे इसका तो होगा आपका N2O, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, N2O। अगर इसका बात करें हम लोग NO2, क्या हो जाएगा,
NO2, और इसका बात करें हम लोग तो CO2, और इसका बात करें तो SO2। अब ध्यान दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड तो हो गया हंसाने वाला गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी हमको लगा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनो है, ठीक है, हमको लगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ठीक है, क्या होता है CO। अब देख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो गया, हंसाने वाला, ये समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो NO2 और SO2, NO2 और SO2 जो होता है वो वायु को प्रदूषित करता है, एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, और इसी की वजह से जो अम्ल वर्षा होता है, रेनी सीजन जिसको एसिड रेन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड रेन, वो इसी के वजह से होता है। देख लीजिए अगर वायुमंडल में NO2 जाएगा, ठीक है, तो क्या बना देगा, HNO3, क्या बना देगा, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अगर SO2 जाएगा तो क्या बना देगा, H2SO4, और ये दोनों काफी खतरनाक एसिड होता है, जहां पड़ेगा स्किन पड़ेगा स्किन को जला देगा, तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यानी अम्ल वर्षा में ये दोनों जिम्मेदार होता है। कौन कौन, एक हो गया आपका NO2 और एक हो गया आपका SO2, नाम यहाँ दिया हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये दम घोटू गैस इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दम घोटू, दम घोटू, क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू, मतलब दम घोटने लगेगा, दम जाने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है कि ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन इसको हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, ठीक है, ये इसी के गुण वाला होता है, ठोस रहेगा सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें नेफ्थलीन, 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 कपूर, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, तो ये जो है ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सब्लिमेशन क्या है कि ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी ठोस CO2 एग्जाम्पल है इसका, नेफ्थलीन भी है, कपूर भी है, और आयोडीन भी है। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्प में बदलना, द्रव का किस में बदलना, वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण हो जाएगा। संघनन जो है वो क्या हो जाएगा, गैस का उलट के, यानी वाष्प का किस में आ जाना, द्रव में आ जाना, संघनन हो जाएगा। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन, और गलन तो है तो गलना, ठोस का गलना ही गलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऐसा क्षमता होता है ना कि ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है, गर्मी को क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, और भी है, लेकिन यहाँ पूछा कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो ये हो जाएगा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कितना है, अब बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। आर्गन के बारे में अगर बात करें तो आर्गन क्या है, अक्रिय है, अक्रिय है ना आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6 गो जो हम बताए थे, 6 गो गैस, ये क्या है, अक्रिय है, ये क्रिया नहीं करता है किसी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, देखिए परमाणु जो होता है, तो किसी भी परमाणु के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक, परमाणु के बीच में। अब इसके बाहरी तरफ क्या होता है, कक्षा, परमाणु लगभग गोलाकार मान के हम लोग चलते हैं, तो ये बीच में क्या हो गया, नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। और
ये बाहरी कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन के बारे में पूछा, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो देख लीजिएगा। परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 7, और परमाणु भार कितना होता है, 14। परमाणु संख्या कितना होता है, 7, परमाणु भार कितना होता है, 14। अब देख लीजिए कि अगर हमको अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा इसका, तो इसका हम लिखना होगा 2, ठीक है ना, और दूसरा में क्या लिखना होगा, क्योंकि परमाणु संख्या 7 है, 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2,5, 7 पुर जाएगा, है ना, 7 पुर गया ना। तो 2, 8, 18, 18, 32 होता है ना, तो पहला में 2, दूसरा में 8 आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मान लीजिए कि कोई भी जो तत्व होता है, एलिमेंट, वो अपने आप को मतलब स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, स्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, 5 ही है। कितना है, 5। तो अगर यहाँ पे 2 टर्म समझिएगा, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और एक होता है संयोजकता, संयोजकता। ये दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तत्व के बाह्यतम कक्षा में, तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 5। तो ये आपका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 पूरा ना होगा ना। ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल जो होता है, जो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, तो इसको हमको अगर स्टेबल करना है तो इलेक्ट्रॉन की इसको कितना चाहिए, 3। कितना चाहिए, 3। तो ये 3 जो लेता है बाहर से, 3 क्या करता है, बाहर से जो लेता है वही होता है इसका संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमको बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये त्रिबंध होता है। नाइट्रोजन जो होता है ना, आपस में 3 बंध से बंधा हुआ होता है। जैसे N2 अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे ऐसे करके 3 बंध से लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया कि द वैलेंसी यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो संयोजकता पूछा है तो 3 होगा आंसर। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता है तो कितना हो जाएगा, 5 बाह्यतम कक्षा। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, प्यार दुलार दीजिए। ठीक है, और कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं।